हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हमें गाइस पढ़ना है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9 का सबसे लास्ट वाला पार्ट, जिसका नाम है पार्ट नंबर 5। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन चारों पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज इस पार्ट्स को बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझेगा, कोई फायदा होगा नहीं आपका देख के। तो इसके लिए ना इस पार्ट्स को एकदम अच्छे से समझना है। इसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी और हमारा जो CFT है ये एक थियरी है, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ने वाले सारी चीजें, ठीक है। ये दोनों थियरी के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो कलर कैसे फॉर्मेशन होता है, कलराइजेशन पढ़ेंगे। एंड लास्ट वाला हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट्स में। तो गाइस आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे या कुछ भी रहे तो आप मुझसे टेलीग्राम में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। कोई इंक्वायरी करनी है तो ईमेल कर सकते हो। अगर आप करना चाहो फॉलो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमारे पूरे केमिस्ट्री के 15 चैप्टर खत्म। हमने फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया, 16 का 16 चैप्टर, और इसका हमारा रहेगा बायोलॉजी, तो उसमें 2 से 3 चैप्टर उसको भी हम खत्म कर देंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो गाइस सबसे पहले आज हमें पढ़ना क्या है वो जान लो। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यार कोई भी रिएक्शन हो इस दुनिया में या कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, तो उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होती है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। गाइस बहुत सारी चीजें ऐसी जिसे आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो साइंटिस्टों का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको सिखाया जाने वाला है इस वाले पार्ट में। तो उन ऑब्जर्वेशन को आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थियरी जिनको अभी तक वो साइंटिस्ट लोग ने आधा अधूरा ही प्रूफ किया है, तो वो तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा जो जो मैं कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप स्टेबिलिटी है किसी भी चीज की, वो कौन डिफाइन करता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, कैसे मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है कौन कंट्रोल करता है? तो वो मेटल और लिगेंड कंट्रोल करते हैं। कैसे मेटल लिगेंड इंटरेक्शन? आप इसे ना लेविस बेस और एसिड, मतलब लेविस एसिड, मेटल मतलब एसिड और लिगेंड हमारा बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो लेविस बेस इंटरेक्शन भी आप इस पॉइंट को कह सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही बात है, चाहे तो आप मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कह दो या फिर लेविस बेस इंटरेक्शन कह दो, तो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। सो यही आज हमें यहाँ पे देखना है, मतलब ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है स्टेबिलिटी। मतलब यार लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है हमारे मेटल को, और मेटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहे तो मेटल के पास कितने मतलब जगह भी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये सारी चीजें मतलब डिपेंड होती है मतलब पूरा का पूरा इंटरेक्शन के ऊपर, और अगर ये इंटरेक्शन अच्छा स्ट्रांग है तो स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। इसी को हम लेविस बेस इंटरेक्शन भी कहते हैं। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा ना मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन, यानी कि बेस और एसिड का जो इंटरेक्शन है, तो हमारी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़े याद रखने हैं। मतलब यार यही बात है कि अगर लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है हमारे मेटल को, तो मेटल उन इलेक्ट्रॉन को ले सकता है कि नहीं, कितना ले सकता है। तो यही सब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, यही इंटरेक्शन डिपेंड करता है हमारे क्या स्टेबिलिटी को क्या बताता है, गवर्न करता है। मतलब स्टेबिलिटी को ये डिफाइन करता है। स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जितना ज्यादा इनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो यही बातें हमें समझनी है। अब देखो कैसे हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यार आपको बता दूं कि मान लो कोई भी रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो हमने देखा था कि देखो यार अगर मान लो A + B इज इक्वल टू हमको बन रहा है C + D, तो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे मिलता था? हमने 11th में सीखा था कि हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम ऐसे लिखा करते थे। तो बस यही लिखना है। सपोज Ma+ एंड NaLX- these are the two reactants and they reacts and combine these, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, जहां पे हमारा AX जो यहाँ पे देखो A लिखा है, X लिखा है ना, या फिर AX या मैंने यानी कि A+ NX- जो भी यहाँ पे है, ये हमारे चार्जेस ऑन मेटल, लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द चार्ज ऑन लिगेंड्स, दिस इज द चार्ज ऑन मेटल, ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। के इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इस तरीके से हमें मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। समझ में आया? ऐसे हमारा स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखो यहाँ पे यही है, अगर इस के की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, जानते हो नहीं, थियोरेटिकल थोड़ी, प्रैक्टिकली होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन जिसका जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना ज्यादा हमारे स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब के की वैल्यू जितनी लार्जर, उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली हमारा स्टेबिलिटी जो रहेगी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ के रखनी है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रूफ देता हूं। अब मान लो 3 रिएक्शन तुमने प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी में परफॉर्म किए। अब यहां मत बोलना मेरे को यहां बताओ, इनका प्रैक्टिकल तुमने परफॉर्म किया, तुमने प्रैक्टिकली फाइंड किया के की वैल्यू। तो जो मान लो अगर तुमने
सिल्वर प्लस साइनाइड को अगर तुमने एक साथ कंबाइन किया, तुमको ये वाला कॉम्प्लेक्स मिला कोऑर्डिनेशन का, ऐसे कॉपर और साइनाइड, ऐसे कोबाल्ट और अमोनिया, तो इन सबको तुमने कंबाइन करके ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया, तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या बनी, ये बन रही है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, इधर पे 10⁻³ ज्यादा रहता है इन सब के कंपैरिजन में। तो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा, उन 3 रिएक्शन में से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि कोबाल्ट और हमारा अमोनिया, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और बाकियों की स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। क्यों, बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो जिसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा, उसका ज्यादा हमारा क्या होता है, हमारा स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मैं बार बार सॉल्युबिलिटी बोल देता हूँ, आपको स्टेबिलिटी समझना है, क्योंकि वो अभी चैप्टर सॉल्युबिलिटी का पढ़ा के आया मैंने इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका ज्यादा रहेगा, उसका ज्यादा जो हमारी वैल्यू है, उसका स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो ये कितना अच्छा था ना, इसका कोई नोट्स बनाना नहीं है, और वैसे भी सारा थियोरेटिकल है, मतलब थियोरेटिकल चीजें जो साइंटिस्टों ने बताया वही चीज है, तो कोई भी इसकी प्रैक्टिकल मतलब ही है, थियरी में बता के कोई फायदा होगा नहीं। तो मैंने नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट समझना है इसके लिए। अब देखो यार, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। तो भाई पहला फैक्टर क्या है जानते हो, फर्स्ट फैक्टर है हमारा चार्ज साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, मतलब मेटल का चार्ज और उसके साइज का रेशियो, और दूसरा है नेचर ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं, चार्ज टू द रेशियो ऑफ द मेटल आयन, मतलब ये क्या है। अब देखो यहाँ पे समझना, अब रेशियो का, अगर यहाँ पे हम लोग रेशियो देखने वाले, मतलब साइज का रेशियो, अगर किसी भी मेटल का, मेटल बहुत बड़ा है, मान लो मेटल हमारा बहुत बड़ा साइज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसके पास स्पेस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा रेशियो, वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अगर मैं बहुत सारे डायवेलेंट मेटल की बात करूं, डायवेलेंट मेटल जैसे कि मैग्नीशियम 2+ बनाता है ना, तो ये सारे डायवेलेंट, मतलब जिसके पास 2+ का चार्ज बनता है वो डायवेलेंट कहलाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज एंड कैडमियम, है ना। तो ये सब के सब, तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो कॉपर हमारा सबसे ज्यादा साइज वाला होता है, फिर निकेल होता है, फिर कोबाल्ट होता है, फिर हमारा आयरन होता है, फिर हमारा मैग्नीज है, फिर हमारा कैडमियम है। तो इस तरीके से ये सब के सब क्या होते हैं, ज्यादा साइज वाले होते हैं। ये बातें थोड़ा सा आपको समझ के रखनी है, ओके। तो ये ज्यादा साइज वाले कहलाते हैं, तो जिसका ज्यादा हमारा साइज का रेशियो रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो यही चीज आपकी बुक में डायरेक्टली दिया है, इस वाले रिलेशन को आप सब याद करके जाना, एमसीक्यू में पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रही, ऐसा पूछेगा तो आप बता देना कि कॉपर की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद निकल की, फिर कोबाल्ट की, फिर आयरन की, फिर मैग्नीज, फिर कैडमियम। इस रिलेशन को इरविंग और विलियम ने दिया था, इसके लिए हम इसे कहते हैं इरविंग विलियम ऑर्डर, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, बोला था ना बहुत सारे साइंटिस्टों की बातें करनी है आज हमें, ओके। अब देखो ऐसा क्यों भाई, तो देखो अब अच्छे से, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 पिकोमीटर और 10 पिकोमीटर में से कौन सा ज्यादा बड़ी वैल्यू है, अब बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि 5 पिकोमीटर ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि पिकोमीटर मतलब होता है 10⁻²। तो 5 × 10⁻12 ज्यादा कि 10 × 10⁻12 ज्यादा, तो ज्यादा हमारे यहाँ पे फिलहाल अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हमारा 69 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे देखो अभी, हाउएवर अगर हमारा जो आयोनिक रेडियस है कॉपर 2+, इसका 69 पिकोमीटर वैल्यू है, और कैडमियम का यहाँ पे 97 है। अब यहाँ पे आपको समझना है, आयोनिक रेडियस यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा, वो चार्ज का साइज रेशियो, चार्जेस का जो साइज का रेशियो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस वैल्यू में मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा वैल्यू की बात मत कर देना, साइज के रेशियो की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो रेशियो में हमारा कॉपर की ज्यादा वैल्यू आएगी और कैडमियम की कम आएगी, ठीक है। इसी वजह से जो कॉपर है वो ज्यादा हमारा स्टेबल रहेगा और कैडमियम कम स्टेबल रहेगा। तो चार्ज रेशियो का हमारा हमने पहला फंडा देख लिया। बस इतना आपको याद रखना है कि जिसका रेशियो ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। डायवेलेंट में कॉपर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कैडमियम सबसे कम स्टेबल होता है। इतने ही तो अवेलेबल ही है, ठीक है। इसी को इरविंग विलियम ऑर्डर कहते हैं, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते, दूसरा नेचर क्या है, नेचर ऑफ द लिगेंड, यानी लिगेंड का नेचर बिहेवियर कैसा है। अब देखो हमने देखा था कि मेटल और जो हमारा लिगेंड था, इनके बीच का इंटरेक्शन अगर ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो हमारा स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये सत्य वचन है। अगर हमारा लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू दी मेटल और मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम दी लिगेंड, तो क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मतलब ये सेकेंड फैक्टर जानते हो, गवर्न करता है कि हाउ इजिली लिगेंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम होगा कि लिगेंड हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे प्लेटिनम लिख दिया और यहाँ पे हमने NH3 का इस्तेमाल किया, तो NH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इजीली डोनेट कर सकता है,
यही स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इजीली ये डोनेट कर पाएगा वही उतनी ही अच्छी उसकी स्टेबिलिटी कहलाएगी, समझ गया। और हमारा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, यानी दिस इज द बेसिसिटी। यानी कि किसी भी लिगेंड की जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बेसिसिटी ज्यादा कब रहेगी? जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिक होता है, लेविस बेस होता है ना, हमने सीखा ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। इसलिए तो आपको बोला है कि पहले 4 पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये लेविस बेस कहलाएगा, यानी कि इसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा मतलब लिगेंड उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे जब बेटर तरीके से मेटल आयन और लिगेंड का हमारा एकदम बेस्ट इंटरेक्शन होगा तो समझ जाना कि स्ट्रॉन्गर दी बेस, जितना ज्यादा हमारा बेस स्ट्रॉन्गर रहेगा यानी लिगेंड स्ट्रॉन्गर रहेगा, जितना इजीली हमारा लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अपने मेटल आयन को, उतना ही ज्यादा ये हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रॉन्ग रहेगी। समझ गया अच्छे से। तो ये 2 नेचर थे। पहला नेचर क्या था हमारा, चार्ज टू द साइज रेशियो ऑफ द मेटल, और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द लिगेंड। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को पक्का एग्जाम में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप जानो, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला थियरी, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे साइंटिस्टों का तांडव, ठीक है। मतलब साइंटिस्टों ने क्या क्या बताया वो थोड़ा हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या है भाई थियरीज के बारे में। तो थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब बॉन्डिंग कैसे हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स करता है उसके बारे में हम थियरीज देखेंगे। हमारे पास ऐसे 2 थियरी अवेलेबल है। पहले का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी, और दूसरे का नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी। पहले अब देखो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो साइंटिस्टों ने वीबीटी को प्रपोज किया था, आपने इसे 11th में पढ़ रखा होगा, आई होप पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो जिसे साइंटिस्टों ने वीबीटी को प्रपोज किया उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशन आई, कुछ चीजों को हमारा वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनाई गई, यानी कि सीएफटी जिसे हम कहते हैं, सीएफटी, ठीक है। फिर इसने उस चीजों को कुछ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जिसे कि अब आगे हम देखेंगे। ओके, तो चलो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, इसमें ऐसे मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं। वैसे तो आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ये स्टेप्स 3 मार्क्स को पूछा जाता है। हमेशा बोलते हैं कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वीबीटी थ्योरी, ऐसा बोल के और क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो अगर खुलेंगे तो आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे देखो, ऐसे कितने स्टेप दिए जानते हो, 7 से 8 स्टेप्स आपको दिया हुआ है। 8 स्टेप, ये 7 स्टेप जो भी है इतने आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये स्टेप्स आप याद कर लेना, फिर उसका जो मैं समझाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे कि क्या है, अब देखो मैं आपको जैसे कि बताया था कि मान लो अगर प्लेटिनम हमारा मेटल आयन है और हमारा NH3 क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब इस NH3 लिगेंड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है जो कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता, ठीक है। ऐसे कितने भी लिगेंड हो सकते हैं, उसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, अपना लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो देगा हमारे मेटल को, बट हमारे मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होनी चाहिए ना, उसके पास भी कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब हमारा कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बेसिकली F ब्लॉक एलिमेंट से ही बनता है। ज्यादातर बड़े बड़े एलिमेंट जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कैडमियम, कोबाल्ट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट से ही हमारा यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपने देखा भी रहेगा, कभी सोडियम से नहीं देखा होगा आपने, पोटेशियम से नहीं देखा होगा। हमारा सेंट्रल मेटल आयन जो होता है ना, वो हमेशा D ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स का ही हम इस्तेमाल करते हैं। D ग्रुप, जो D ब्लॉक रहता है ना हमारा, D ब्लॉक, वहीं से हमारा बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें होती है। खैर छोड़ो, बस इतना ध्यान रखना कि और हमारा जो d ऑर्बिटल होता है, हमने ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में पढ़ा है कि उसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल रहा करता है। अब जितना ज्यादा वैकेंट d ऑर्बिटल रहेगा, वैकेंट मतलब खाली d ऑर्बिटल रहेगा, तो इसी d ऑर्बिटल में हमारे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, और एक लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली क्या रिक्वायरमेंट है कि मेटल आयन जो होता है, मेटल यानी मेटल आयन, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई वैकेंट नहीं रहेगा तो फिर कैसे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि वैकेंट d ऑर्बिटल का होना सुनिश्चित करो भाई, वो फिक्स होना ही चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि हमारा जो वैकेंट d ऑर्बिटल है ना, वो हमेशा along with s और p ऑर्बिटल के साथ ही टेक्स पार्ट्स करना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। ये शिफ्टिंग वगैरह जो करते हैं हम लोग किस तरीके से, सब आपको सिखाऊंगा। वैसे भी आपने 11th में सब पढ़ रखा है तो आपको आसानी होगी, नहीं पढ़ा तो भी थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये सब बड़ा सा एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा 11th में, है ना। तो चलो खैर छोड़ो, इतना रखना कि जो वैकेंट d ऑर्बिटल रहेगा वो हमेशा s और p ऑर्बिटल के साथ ही हमेशा आयन टेक पार्ट्स लेता है, ठीक है। ऐसी तीसरी प्रॉपर्टी हमारे मतलब तीसरा स्टेप ये होगा वीबीटी थियरी का, कि जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंट और मतलब वैकेंट हाइब्रिड्स ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड्स के डोनर एटम्स के बराबर ही होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोई एक कस्टमर आया तो उसको सामान देने के लिए एक अलग से दुकानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब शॉपकीपर जो रहेगा,
है ना। तो हर कस्टमर के लिए जितने कस्टमर उतने तुम्हारे पास शॉपकीपर होने चाहिए। मतलब वही है कि जितना हमारा लिगेंड्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड कंटेन करेगा, उतने ही हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होने चाहिए। यही हमारा थर्ड है। फोर्थ वाला क्या है, ओवरलैपिंग। अभी यहाँ पे हम करेंगे, ओवरलैपिंग भी करेंगे। तो ओवरलैपिंग ऑफ द वैकेंट हाइब्रिड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हमारा क्रिएट होगा। ये ओवरलैपिंग का फंडा क्या मैं सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। और पांचवा क्या है, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है ना, वो मेटल आयन को पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, ये हमारा क्या करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे लिगेंड दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा प्लेटिनम है, तो ये पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स द मेटल आयन। और ये पॉइंट आउट क्या दिखाता है कि हमारा जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है टू दी मेटल आयन। समझ गया, तो यही पॉइंटिंग करता है। आगे देख लो यहाँ पे सिक्स्थ वाला पॉइंट कि हमारा जो n माइनस डी ऑर्बिटल है या फिर nd ऑर्बिटल है, मतलब n मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वांटम नंबर रहता है, n माइनस वन हमारा क्वांटम नंबर यानी पेनल्टीमेट सेल। हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में सब सीखा है, आपने अगर उन वीडियो को देखा है तो आपको समझा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के क्लासिफाइड होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, एक आउटर ऑर्बिटल में और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। अब मैं दिखाऊंगा कि इनर और आउटर क्या कहलाता है, आगे चल के बताऊंगा। फिर अभी यहाँ देख लो, हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमेशा बेसिकली यूज करेगा n-1d ऑर्बिटल को भी, इसको भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये भी दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। ये सारे स्टेप्स हैं, इनको आपको याद रखो, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछा तो ये सातों स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। चलो अब मैं आगे बताता हूं कैसे आपको करना है। देखो जो करने जा रहा हूं ना, उसकी पहले हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे व्यू की रचना कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब प्लानिंग बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी डिपेंड करता है, ये कैसे आप निकालोगे अभी देखो आपको मालूम पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे D2sp3 आया, तो ये कैसे आया, ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। अब देखो स्टेप्स में ना हमको मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग ही पता करनी है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है उसका भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अभी देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको सारे स्टेप्स कैसे करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना, बस अभी के लिए पहले स्टेप्स तो सीखो। तो पहला स्टेप हमारा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। दूसरा क्या होगा, हमारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो मालूम है ना आपका 1s से फिर हमारा 2s है ना, फिर ऐसे ऐसे मैंने आपको सिखाया था, वो उसमें सिखाया था कि नहीं सिखाया था, किसमें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो आपको जाके वो देखना है, वरना मैं बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जब जो चीज पहले ही बता रखी है अलग अलग चैप्टर में, तो वही चीज फिर से कैसे बताऊंगा, तो अलग से फिर 15 मिनट जाएगा। तो समझ रहे हो ना, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए ना मैं उन चीजों को फिर बार बार समझा कि तो इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज को आपको समझ के आना, वो 11th में भी था हर्ट्ज रूल, मतलब 1s1 है ना, ऐसा 1s2 2s2 2p6 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मेटल आयन का आना चाहिए। दूसरी बात, अब आपको देखना है कि भाई ये हमारा लो स्पिन वाला है कि हाई स्पिन वाला है, ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा, जिसका भी जैसा रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अब हमारे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, d ऑर्बिटल 10 और f ऑर्बिटल 14। तो D1 से लेकर 10 तक जाएगा। तो जो D4 और D8 वाला हमारा होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। अब आपने सीखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सब पढ़ा होगा। तो जो D4 और D8 वाला होता है ये हमारे क्या बनाते हैं, हमेशा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए, आपको आइडेंटिफाई करना है, किसी में आपको लिगेंड का फॉर्मेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इस सब स्टेप में करके दिखाऊंगा, आपको बेटर समझेगा। आप पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो 3 मार्क्स को एग्जाम में आता है, ये 3 मार्क्स को एग्जाम में आता है, चाहे जो भी हो जाए, आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो आपको करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं सभी का। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख लो जैसे कि क्या स्टार्ट करने हैं हम लोग पहला देख रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे जो भी हमारे पास दिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 6 टाइम्स यहाँ पे लिगेंड यूज हुआ है, और 3+ ये लो स्पिन है, ऐसा बोल के रखा है। अब चलो हम पहला स्टेप, पहला क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट निकालो। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3+ है, यानी +3, ठीक है। चलो दूसरा क्या है हमारा, इसी कोबाल्ट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब गाइज हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए था, अब हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D और यहाँ से लेके 1 से लेके 10 और 4s2 ऐसे बनता है। कैसे निकाला मैंने, और यहाँ पे बगल में ऑर्गन लगा देना है। कैसे निकाला मैंने, d ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट में कोबाल्ट हमारा पहले वाले 3D सीरीज में आता है, 3D सीरीज में आता है ना। और कोबाल्ट का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का, तो फे कोनी कॉपर जिंक है ना, यानी कि हमारा कितना रहेगा इसका 28 समथिंग रहेगा, ठीक है। कॉपर जिंक, फे कोनी, देखो फे कोनी कॉपर जिंक, जिंक का 30, इसका 29 28 27, यानी कि हमारे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है।
समझ गया, यानी कि 27 है, यानी कि कितने नंबर में हमारा, छठवें नंबर में आ रहा है। कितने नंबर में आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये इधर से ये हमारा 5वें नंबर में आएगा, ये छठवें नंबर में आ रहा है। यस, यानी कि हमारे यहाँ पे 3d6 आएगा और 4s2 आएगा। ऐसा हमारा कोबाल्ट का ये बनेगा लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें यहाँ पे सिर्फ लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मतलब है, बाकी तो ये स्टेबल है ना, ऑर्गन वाला था। समझ रहिए, आपने इनर ट्रांजिशन मेरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, वहीं से निकाल रहा हूं मैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये 3 चैप्टर मैंने लास्ट में आपके लिए बचा रखे थे। तीनों का कॉम्बिनेशन था, किसका किसका, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, और ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये आई होप अपने इनर ट्रांजिशन का पहला वीडियो भी देख लोगे ना, तो आपको समझ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3d6 4s2 आ जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पे मतलब D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो फिल करते हैं। तो देखो क्या क्या फिल, पहले एक डालो, ये दूसरा वाला किधर से आया जानते हो ना, वो ऐसी अभी है, बताऊंगा कैसे आएगा। फिर दूसरा डालो, फिर तीसरा डालो, चौथा, पांचवा, और देखो ये छठा। समझा, मतलब पहले एक एक फिल करने का, फिर जो बचे फिर दोबारा दोबारा फिल करना होता है। समझा, तो ये 3D में आ गया। ये 4s और 4p आगे की है, समझ रहा है। तो ये हमारे क्या है, वैकेंट है, ये भी हमारे वैकेंट है। तो अब देखो यहाँ पे ये समझ गया कितना हमारा फील्ड है, d ऑर्बिटल। हमारे d ऑर्बिटल को खाली करना पड़ता है, मालूम है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, तभी ना मेटल और लिगेंड इंटरेक्शन होगा। और ये लो स्पिन है, बात ध्यान रखना, समझ रहा है। अब चलो आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, एक एक ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे डी में सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। ये जो बोल रहा हूं मैं 6 कैसे लाया, जानते हो कैसे लाया है, देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, फिर उसके बाद स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी, ठीक है, वेनेडियम, क्रूअल यानी क्रोमियम, मैग्नीज, फिर हमारे यहाँ पे आता है Fe, फिर हमारा आता है कोबाल्ट। स्कैंडियम को मैं पहला मानता हूं, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और अच्छा यहाँ पे 7, मतलब ये 6 नंबर पे आएगा, फिलहाल ये 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। तो ये आपको लास्ट से काउंट करना है, यहाँ पे 6वें नंबर में आएगा, इतना आपको समझना है। गिनना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर के आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो ये समझना आपको। तो यहाँ पे अभी 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ना यार, इसके लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचता है। चलो, और ये सब मैंने सिखाया है ट्रांजिशन एलिमेंट में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब देखो यहाँ पे क्या यार, अमाइन हमारा इस्तेमाल हुआ है, अमाइन हमारा इस्तेमाल हुआ है, 6 हमारे पास यहाँ पे अमाइन इस्तेमाल हुआ है, अमाइन डबल है, अमाइन 6 लिगेंड्स हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और एक लिगेंड जो अमाइन है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन को हमारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टू दी मेटल। कौन है मेटल यहाँ पे, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। ठीक है, ये बात आपको समझ के अच्छे से रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझना है। अब यहाँ पे 6 लिगेंड है, इसका मतलब कि मेटल आयन के पास भी 6 वैकेंट मेटल होने चाहिए। हमने देखा था ना, जितने लिगेंड रहेंगे उतने मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिट में होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन है, तो इसीलिए हमारा क्या रहेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन खाली करने वाला, ये जगह खाली करना है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, जितना शिफ्ट हो सकता है अंदर शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो अब देखो क्या है, अब हमारा ये तो मैंने बता दिया ना कि लो स्पिन रहेगा तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो चाहे जो। तो गाइस यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बता रखी है कि देखो जैसे कि अगर लो स्पिन रहेगा तो आपको शिफ्टिंग करना है। बताऊंगा अभी हायर स्पिन में क्या रहेगा। तो हमारा जो ये कंपाउंड है लो स्पिन है, ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, सो अगर ये लो स्पिन है ना, तो आपको इतना याद रखना है कि आप अंदर शिफ्टिंग कर सकते हो, अंदर की तरफ शिफ्टिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब यार आप ही बताओ, जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर रख सकता हूँ, इसको इधर रख सकता हूँ, तो रख देने का ना, और इसको आगे रख दो, तो ऐसा रखोगे, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ गए, अंदर अंदर शिफ्ट कर दो, अंदर अंदर आपको शिफ्ट करना है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, 2 जगह खाली हो जाएगी इधर। समझा क्या? अब यहाँ पे देखो 2 जगह खाली हो गई। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। अपने को 6 जगह चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 मिल गए और 6 लिगेंड इस्तेमाल हुए थे। NH3 6 टाइम्स है और एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। समझा ना? तो यहाँ पे 6 जगह रहेगी, मतलब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ गया? तो देखो अभी बताता हूं तो कैसे अभी बना। देखो यहां से इतना हमको खाली जगह वैकेंट ऑर्बिट मिल गया। अपने पास 6 टाइम्स ऑफ NH3 था और एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब 2 एरो देता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 है तो 6 जगह भी चाहिए ना अपने को। समझ गया? तो यही चीज हमने यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिट बना दिया। अब ये लो स्पिन था, इसके लिए अंदर की तरफ हमने पेयरिंग की। हायर स्पिन में क्या बनेगा बताऊंगा। और अभी अभी हमने सीखा था कि 2 टाइप के यहाँ पे हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, इनर ऑर्बिट्स और आउटर ऑर्बिट्स। देखो आपको दिखाता हूं मैं किधर है। ठीक है, अभी अभी हमने बताया था ना, देखो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट एंड इनर ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये हमारा इनर ऑर्बिट है। अंदर की तरफ ही हमने शिफ्टिंग की। कुछ बाहर से नया लाया क्या? नहीं, बताऊंगा आगे चल के। बाहर से जब नया आएगा तो आपको समझ जाएगा। तो ये हमारा इनर ऑर्बिट है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बना।
हमारे पास डी के 2 ऑर्बिटल, एस के 1 है और पी के 3 है, तो D2sp3 ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझा अच्छे से? तो बस ये कैसे आता है ना ये बॉक्सेस, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा। वो एनर्जी लेवल्स में कैसा एरो से मैंने आपको दिखाया था, हंट्स रूल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिसने देखा उसे मालूम होगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो अलग से 15 मिनट लेगा यार, समझो ना मेरी भावनाओं को, ठीक है? तो जाके एक बार वो वीडियो देख लो ना, पहला ही वीडियो देख के आओगे सब समझ जाएगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे फर्स्ट वीडियो देख लो, काम खत्म हो जाएगा आपका, एकदम कड़क तरीके से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे इसका ये हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब देखो क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे NH3 का इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने हैं यहाँ पे? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पेयर इधर ऐसे ऐसे आएगा, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, फिर चौथा पेयर। वैकेंट है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिगेंड के यहाँ पे बन रहे हैं। और देखो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखो यहाँ पे भर दिया मैंने, सारे के सारे यहाँ पे फिल कर दिया, जो दिखाया वही फिल किया। और जो लाइन से कर रहा हूं ना, तो वही हमारे स्टेप्स वहां पे बता रखे थे। और लास्ट में हमारा क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे जो 6 1 2 ये 3 4 5 6 जो ऐसा हो गया ना, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा ये जो 6 है ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे अमाइन है। देखो यहाँ पे 6 अमाइन यहाँ पे आपको दिख गया। और कोबाल्ट में हमने ऐसा किया है, समझ गया? तो बस यही कोबाल्ट हमारा मेटल है ना, अगल बगल हमारे लिगेंड बन गए। तो पहला स्टेप क्या था, कोबाल्ट का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि कोई फायदा था नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। दूसरी बात क्या है हमारा, दूसरी बात हमारा ये था कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ऐसे बॉक्सेस देख लें। फिर तो हमको अगर लोअर स्पिन है तो अंदर शिफ्टिंग कर दें, शिफ्टिंग करके हमारे पास कितने लिगेंड है, 6 है 7 है 5 है 4 है, कितने हैं लिगेंड, उतने वैकेंट ऑर्बिट बना लो और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दो, खत्म कहानी। समझ गया? अब ये क्या था, कोबाल्ट और आपके पास NH3 6 टाइम्स ऐसे लिखा था, तो अब कोबाल्ट बीच में आएगा क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, और बाकी इसके अगल बगल NH3 और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एरो के फॉर्म में बनाएंगे। समझ गया? ऐसे यहाँ पे लगा दो NH3 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे ऐसे ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो ये ऐसे एरो बना देना, यहाँ पे बुक में आपके एरो बनाने रखा है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे पेयर्ड हो गए। समझ गया? इस तरीके से आपको करना होता है, यही हमारी VBT थियरी। चलो आगे देखते हैं, एक और देखते हैं एग्जांपल। अब देखो ये हाई स्पिन का एक बार देख लो, यहाँ पे हमारा जो कोबाल्ट है यहाँ पे इसके पास +3, इसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, वही इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट है तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे हाई स्पिन है, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर देगा। अभी लो स्पिन था तो अंदर हमने क्या कर दिया था, अंदर शिफ्टिंग कर दी थी। लेकिन हाइयर स्पिन है ना, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, हाई स्पिन है, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। समझ गया? अब ये जो हम कर रहे हैं ना, अब देखो पेयरिंग अंदर किया था तो क्यों किया था, हमने हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए किया था, जिससे कि हमको देखो वो D2 है ना, sp2 ऐसे जो हमें मिला था, ये हाइब्रिडाइजेशन था। कितने वैकेंट खाली है वही हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए अभी हम पेयरिंग नहीं कर सकते। समझ गया? समझा? अब ये पॉइंट का मतलब क्या था, इस लाइन का मतलब क्या था, यही इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ पे इसका अभी हायर स्पिन में हम कभी भी हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते, इनर हम लोग पेयरिंग नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, तो हमको फ्री स्टेट में जाना पड़ेगा आगे की तरफ। देखो यहाँ पे तो अभी हम लोग ने अंदर नहीं दे सकते इसको क्योंकि हायर स्पिन था, तो हम बाहर के एक 4d ऑर्बिटल ले सकते हैं। जब आप देखो एनर्जी स्पिन का 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 ऐसा देखोगे ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे सामने देखा था, फिर 3d ऐसे है ना, तो हमने फिर देखा था ना, जब यहाँ पे एनर्जी का लेवल पूरा देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 4p के बाद 4d आपको मिलेगा, चाहे तो आप करके देख लो। और d आया तो मतलब 5 बॉक्सेस अंदर होने ही चाहिए। समझ गया? 5 या 6 जो भी आपके पास बॉक्सेस हैं उतने बॉक्सेस आपके होने चाहिए। 4p में 3, 4s में 2, तो हम क्या करेंगे, अभी उतने ही बॉक्सेस एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि खाली तो कितने भी ऑर्बिट हम ले सकते हैं, खाली ऑर्बिट तो कितने भी ले सकते हैं। समझ गया ना? अब इसके बाद जो आएगा उसको भी हम ले सकते हैं, जो भी आएगा तो हम कितने भी ले तो हमारी मर्जी, वैकेंट ऑर्बिट हम कितने भी इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा यहाँ पे हाई स्पिन है, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते, अंदर की तरफ शिफ्टिंग नहीं होती, तो इसीलिए हमने बाहर दूसरे वैकेंट ऑर्बिट का इस्तेमाल करना पड़ गया। यहाँ पे 4d वाले को एक्स्ट्रा लेना पड़ गया। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद का जो भी आएगा अपने आप, तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये बहुत आसान है यार, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। जैसे कि देखो अभी आपने लिखा कि ये आपका 1s हो गया, फिर आपका देखो यहाँ पे 2p, फिर उसके बाद आपका 3d, तो आपको क्या लगता है कि आप एक वैकेंट f वाला नहीं ले सकते हो? आप ले सकते हो, आगे और 3d आएंगे उनको भी ले लो, सब रख सकते हो, कितने हजारों करोड़ों यूज करो। समझ गया? सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैकेंट ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं खत्म, घर कितने भी बना लो। तो वही है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे जो हमारा f है यानी फ्लोरीन है जो भी है, ये 6 टाइम्स है। क्या है हमारे? 6 टाइम्स है फ्लोरीन। और एक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाई स्पिन था ना, इसके लिए जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन था वो थोड़ा बदल गया, अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमारे पास ज्यादा नहीं आएंगे। हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, पहला देखो यहाँ पे देखो 6 है ना, यानी 6 जगह चाहिए, F6 है,
यानी 6 वैकेंट ऑर्बिट चाहिए। पहला 4s का मिल गया, 3 हमारे 4p के मिल गए, तो 3 1 4 और 2 यहां से 4d से मिल गए, तो 2d हो गए, p के 3 हो गए और s के 1 हो गए। समझा? तो sp3d2 ये हमारा हो गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हायर स्पिन के लिए। और इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले में देखो यहाँ पे मतलब जितने जगह खाली रहेंगे ना, जितने हमारे पास लिगेंड उतनी जगह खाली करनी है और वही उसी का हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। समझा? अब देखो 6 वैकेंट है हमारे पास, तो 6 वैकेंट में क्या करेंगे हम, उतने ही अपने लिगेंड को भर देंगे। देखो जितने वैकेंट थे वहां पे देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब देखो एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 पॉइंट मतलब 2 एरो ऐसा। समझा क्या? ये हमारा हो गया एक सिंगल पेयर, इसको कहते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना? देखो यहाँ पे 1 पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ऐसे ऐसे 6 पेयर। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है एंड दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ गए? ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आगे भी देख लो, यहाँ पे हमारा देखो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है निकेल का। यहाँ पे निकेल है हमारे पास ना, फे को नी, ये देखो फे यानी आयरन, को नी कॉपर जिंक, ये मैंने याद किया, कैसे याद करने का तरीका है। इसका 30 है, इसका 29 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर 28 है। ठीक है, जिंक का 30 होता है, जिंक तक आपको याद करना होता है। देखो जिंक के अलावा आपको ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इसका 28 हो गया। अब 28 है ना, ये मतलब 7वें नंबर में आता है। ये 7वें नंबर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7-8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो पहला 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, 28वें नंबर में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। समझा ना? तो यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से आपको फिल करना होता है। समझा नहीं कैसे? ये सब मैंने आपको बताया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कैसे अंदर इलेक्ट्रॉन, वैसे भी नहीं बताया होगा तो आपने 11वीं में तो पढ़ा ही रहेगा ना यार, कैसे भूल सकते हो आप लोग। ठीक है, और भूल भी गए तो मैंने इनर ट्रांजिशन में बताया, सिर्फ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली वाली वीडियो देख के आ जाओ, पहली और दूसरी वीडियो, फिर ये सब समझ में आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। अब वही चीज वहां बताया है तो क्यों मेरे से डबल मेहनत करवाओगे तुम लोग। ठीक है, चलो तो ये समझा ना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे लिगेंड कितने, क्लोरीन के 4 है। अब एक क्लोरीन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा। अब ये हमारा यहाँ पे समझना, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ना तो इसने बोला है कि लो स्पिन है, ना यहाँ पे हायर स्पिन है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना अंदर दे सकते ना बाहर दे सकते। तो ऐसे केस में ना तो आपको एक्स्ट्रा लेना भी है, कुछ नहीं करना है, ना अंदर देना ना बाहर देना, उतने में काम आपका 25 हो जाएगा। काम 25 है, काम धाम 25 है ना, तो काम उतने में आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मेटल अवेलेबल है उतने ही हमारा यहाँ पे मतलब ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल रहेंगे। जितने लिगेंड देखो 4 लिगेंड, तो 4 देखो खाली अपने आप बैठे भी हैं, एक्स्ट्रा कुछ लेना भी नहीं है। समझ गया ना? तो यही होता है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो आपको अपने आप पहले से ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लेना। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 4s 4p से बन गया। समझ गया? यहाँ पे देखो sp3 आ जाएगा, sp3 आएगा, देखो पहले में यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, अभी देखो डाल के दिखाता हूँ, देखो डाल दिया यहाँ पे। समझ गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। कितने हैं यहाँ पे लिगेंड? 4 लिगेंड थे। तो ये अभी ऑक्टाहेड्रल बनेगा क्या? नहीं, ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। दिस इज ऑफ टेट्राहेड्रल। ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना ये टेट्राहेड्रल जैसा है, 4 है ना, टेट्राहेड्रल बनाएगा। दिस इज टेट्राहेड्रल। समझ गया? इस तरीके से 4 अनपेयर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए हमारे पैरामैग्नेटिक है। ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, खत्म कहानी। चलो खैर छोड़ो, आपको समझ गया ना यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कैसे आया, एक s और 3p sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ऐसे हाइब्रिडेशन होता है। अब देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, एक प्लेनर वाला देख लो, फिर बाकी तो आप सब खुद से भी समझ ही जाओगे। एक प्लेनर का देख लो। अब देखो यहाँ पे निकेल का इस्तेमाल किया है। अब निकेल में भी वैसे कैसे आएंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, फेकोनी कॉपर जिंक जैसा निकाल लो आप लोग, निकेल 8 है। अब यहाँ पे देखो कितने साइनाइड 4 बार यूज किया और 4 पहले से ही बैठा है। कुछ ज्यादा करना है आपको? नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक काम करो, यहाँ पे अभी हमारा स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ऐसे स्ट्रक्चर के टाइम पे प्रायोर स्पिनिंग आपको करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप काम करो, अगर आप करना चाहो तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप देना चाहो तो यू कैन। ठीक है, तो मेटल आयन में आप यहाँ पे दे दो, इलेक्ट्रॉन्स को आप अंदर चला जाएगा और यहाँ पे आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे। तो देखो अगले में आपको दिखा के रखा हूं मैं, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर पे और बाकी का इधर पे, बाकी का इधर पे। बाकी इधर साइनाइड अपने पास 4 ही थे ना, 4 साइनाइड मतलब 4 क्या आएगा, 4 साइनाइड मतलब 4 आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा। dsp2 एक d एक s और 2p, dsp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर, खत्म। तो इस तरीके से हमारा निकेल बनाता है यहाँ पे। तो अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन रहता है, आप फिक्स नहीं कह सकते किसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है। डायग्राम जरूर बनाना, और एक एग्जाम में ये आएगा, किसी का भी आएगा। जैसे कि अगर मान लो इसी का आ गया तो ये सब आपको लाइन टू लाइन करके दिखाना पड़ेगा।
पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 2 निकाल के कैसे निकालना मैंने आपको सिखाया ना वीडियो नंबर 2 में, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने मैंने बताया वीडियो नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, तो +2 ऐसे निकाल लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर थोड़ा बता दो कि कितने वैकेंट खाली हैं। अगर यहाँ पे लिगेंड 4 है तो 4 खाली होने चाहिए, तो अंदर एक शिफ्टिंग करेंगे, है ना, ये बता दो वहां पे। और आपका हाइब्रिडेशन DsP2 बनेगा, फिर इसको अंदर शिफ्ट कर दो, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिगेंड वाले भर दो, फिर स्ट्रक्चर बना दो, खत्म कहानी। जरूरी नहीं कि 7-8 स्टेप ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया? तो ये सारी चीजें बातें थी, हमने सब देख लिया। VBT थियरी में क्या था, मतलब वैलेंस बॉन्डिंग हमने यहाँ पे की थी और कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिमिटेशन चलो चेक करते हैं भाई क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसने हाई स्पिन कब होगा, लो स्पिन कब होगा, इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसने डायरेक्टली चूज किया कि हाँ ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है। हमने देखा कहीं भी कि हमने कैसे पता किया कि हाई स्पिन क्या है, लो स्पिन क्या है, किसी भी नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में हमको डायरेक्टली दिया हुआ था। तो ये पहला इसका लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कोई भी ऐसा इसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हमने देखा अच्छे से प्रॉपर कोई भी एक्सप्लेनेशन, ये VBT थी का रूल था। मैंने बोला ना आपको सिर्फ एक्सेप्ट करनी है बातें, आप ये मत पूछो कौन सी चीज कहां से कैसे आ रही है। मैं वही तो बोल रहा हूं, इसका खुद ही लिमिटेशन है कि देखो नो प्रियोर एक्सप्लेनेशन। समझ गया? तो ये बात आपको समझनी है अच्छे से, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जितना बताएं उतना एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ VBT थियरी ने नहीं दिया है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। केमिस्ट्री है ना भाई, एक्सेप्शन तो होते हैं, कोटा फैक्ट्री देखे नहीं हो क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना यहाँ पे, अब यहाँ पे VBT में कोई फिक्स नहीं होते, ऑलवेज कभी भी जरूरी नहीं कि मैच करेंगे। अब देखो हमेशा हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैच कर ही जाएगा, अलग भी हो सकता है। मतलब यही है, हमने VBT अभी जो पढ़ रखा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी, इन्हें डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थियरी बनाई गई, CFT। अब CFT में भी बहुत सारे लिमिटेशन आएंगे, तो उसमें भी आपकी लॉल हो जाएगी। मतलब क्या मतलब चल क्या रहा है, एक ही थियरी पढ़ाओ ना जो सबसे अच्छी वाली हो। पहले VBT बता रहे हो, फिर CFT बता रहे हो, दुनियादारी एक ही बार पढ़ा दो। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है। चलेगा, कोई नहीं, पढ़ लो यार, मजा तो आता है सभी को पढ़ने में। हम लोग देखो क्या होते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो निराश हो जाते हैं, यहाँ पे निराश हो जाएंगे और बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, छी ऐसा कैसा सिस्टम है। लेकिन ना मैं तो निराश नहीं होता, मुझे हैप्पीनेस होती है, मैं और ही हंसता हूँ इनके ऊपर। चलो अच्छी बात है, हमने ये भी पढ़ा, हमारी खुद की लॉल हो रही है, हम अपने ऊपर ही हंस रहे हैं। पहले VBT पढ़ेंगे, फिर इसको एक्सेप्टेड नहीं तो हम CFT पढ़ेंगे, फिर और भी आएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे। और क्या मजा आता है वैसे भी अपनी लॉल करा करा के। चलो कोई नहीं, तो अभी क्रिस्टल फील्ड थियरी यानी CFT। ठीक है, तो CFT के बारे में पढ़ते हैं अभी। अब देखो CFT में क्या होता है ना गाइस, हमारा जो मतलब यहाँ पे बहुत सारे इसके भी, जैसे कि हमारा VBT के बहुत सारे स्टेप्स थे, वैसे हमारा CFT के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, लिगेंड जो हमारा रहता है ये पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, पॉइंट चार्ज के फॉर्म में इसको हम ट्रीट करते हैं। और जब कभी भी कोई भी पॉइंट चार्ज के फॉर्म में ट्रीट होता है तो वहां पे पक्का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पक्का बनता है, और कोई भी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होता। अभी VBT में क्या था कि ऑर्बिट के इंटरेक्शन हम ऐसे बॉन्ड बना के ऑर्बिट का इंटरेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, नॉट ऑफ द ऑर्बिटल इंटरेक्शन। समझ में आई मेरी बातें? यहाँ पे जो ऑर्बिटल से ये 5 ऑर्बिटल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा CFT में, एक्सेप्ट करो इसे। कितने? 5 d ऑर्बिटल। पहला कौन सा होगा, dx2 - xy2, फिर dz2, dxy, dyz, dzx। बार बार इनको याद नहीं दिलाऊंगा आपको, ठीक है, याद कर लो यहीं की यहीं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के d ऑर्बिटल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारे इसका, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हमारा कभी भी लिगेंड अपने प्रॉपर मेटल आयन को, हमारा जो लिगेंड था जैसे कि NH3 था, वो प्रॉपर अपने मेटल आयन क्या करता है, अप्रोच करता है। जब वो अप्रोच करता है ना, तो यहाँ पे क्रिस्टल का एक फील्ड क्रिएट होता है, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्रिस्टल का फील्ड जनरेट होता है, क्रिएट होता है फील्ड, जो कि हमेशा इंटैक्ट रहेगा, रिमेन्स, और कभी भी इसकी डीजेनरेसी हो सकती है, कभी भी ये फील्ड गायब हो सकता है। समझ गया? ऐसे ही तरीकों में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल, T2G क्या है, EG क्या है, सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है, सब बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग होती है जब हमारा पैरामीटर डीजेनरेट होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल का डीजेनरेशन होता है। मैं आपको इस चीज को यहाँ पे समझाऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो यहाँ पे ऑर्बिट्स है ये फिक्स पोजीशन में नहीं रहते, तो इसके लिए क्या करना होता है कि हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हमने 2 सेट में सेपरेट किया, एक EG सेट में, एक T2G सेट में। जो हमारा यहाँ पे EG सेट है ये हमारा हायर एनर्जी सेट कहलाता है। किसके लिए, कौन से ऑर्बिट बताया ना अभी, DZ2 और dx2 - y2। और T2G जो हमारा ये लोअर एनर्जी सेट होता है। जो हमारे EG सेट और T2G सेट के बीच की जो एनर्जी लेवल होती है वो हमारी डेल्टा नॉट कहलाती है, जैसे कि 10 dq कहते हैं। ठीक है, एक जो कि एकदम सेपरेशन एनर्जी हमारी कहलाती है।
जो Eg होता है ये हमेशा रिपल करता है बाय द अमाउंट ऑफ दिस 0.6 डेल्टा। ये सब प्रैक्टिकल है यार, ये सब जान लो ना, इसको एक्सेप्ट करो ना, प्रैक्टिकल है, ठीक है। और T2G हमारा ऑर्बिटल स्टेबलाइज होता है इस वाली वैल्यू में 0.4 ऑफ द डेल्टा जी। डेल्टा जी इज दी एनर्जी लेवल बिटवीन दी टू सेट्स Eg एंड T2G, बस ऐसे नाम रखा है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये पूरी हमारी एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं और कुछ नहीं। अब गाइस दो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि हमारा जो यहाँ पे डेल्टा नॉट था, अभी अभी आपको सिखाया ना डेल्टा नॉट क्या है। डेल्टा नॉट जो हमारा था यानी कि द एनर्जी लेवल बिटवीन द टू सेट्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द, दिस इज द डी ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिट मतलब डी है, 3 इधर T2G 2 Eg में, समझ गया। ये डेल्टा नॉट उसके बीच का एनर्जी होता है। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स को। ये बात आपको समझनी है। और यही लिगेंड्स हमारे दो फील्ड में क्या होते हैं, अभी क्रिस्टल फील्ड बनता है। तो क्रिस्टल का जो फील्ड बना है, कितना क्रिस्टल का यहाँ पे फील्ड है, ये फील्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरा है वीक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ना, कौन से होते हैं? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या फिर Cn, Nc, CO, NH3, EDTA, है ना। ये हमारे सारे स्ट्रॉन्ग वाले हैं हमारे जितने, और E यानी इथिलीन डायमाइन, इतने जितने भी लिगेंड सब स्ट्रॉन्ग वाले हैं। क्यों? इसके पास ज्यादा स्प्लिट करने की शक्ति होती है, इसके लिए ये ज्यादा क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग वाले लिगेंड्स कहलाते हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट वीक फील्ड लिगेंड्स? जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SCN यानी कि आइसोथियोसाइनाइड, फिर ऑक्सलेटो यानी ऑक्सलेट, जितने भी है ना, इनके पास ये डेल्टा नॉट की पैरामीटर की वैल्यू बहुत कम होती है और इन्हें खुद एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, इनको खुद ही एनर्जी चाहिए, ये क्या एनर्जी देंगे, इसीलिए ये वीक वाले लिगेंड कहलाते हैं। तो सबसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिगेंड की इंटरेक्शन की, तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होता है? कोबाल्ट का। सबसे कम किसका? आयोडीन का। ये इंटरेक्शन आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये ऑर्डर आपको याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप MCQ के आंसर निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। बोला था मैंने, कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट कर लो, वरना याद करो या कुछ करो। मैंने बता दिया क्यों है ये सबसे कम, क्योंकि ये खुद ही एनर्जी लेता है, एनर्जी देता नहीं जल्दी आए। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो एनर्जी हमारा डोनेट करता है, यानी कि ज्यादा इसके पास हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा ये, समझ गया। तो ये बातें और कुछ नहीं, और यहाँ पे ज्यादा कुछ समझना नहीं है आपको। ओके, अब चलो, अब हमने देखा था गाइस, हमने यहाँ पे चीज समझी थी कि हमारे पास D से 1 से लेकर 10 तक चीजें हैं, इतने सारे हमारे पास ऑर्बिट हैं, कोई भी ऑर्बिट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो D से लेकर के 4 से लेकर D7 तक, ये जो इसके बीच के सारे ऑर्बिट्स हैं, ये हमारा हाई स्पिन दिखाते हैं, समझ गया। किसके बीच में? T2G से लेकर Eg के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा। देखो दिखाता हूं कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो सकता है, समझ गया, हाई स्पिन दिखाता है। तो यही चक्कर है, यहाँ पे देखो सबका हाई स्पिन दिखा रखा है। ये सारे डायग्राम आपको याद करके रखने, यहाँ पे देखो D5B, D6B, D7, ये सब के सब हाई स्पिन दिखाते हैं, और बाकी के कोई भी हाई स्पिन नहीं दिखाता। D1, D2 ये सब कोई नहीं दिखाते हाई स्पिन। ऐसे D8 भी नहीं दिखाता है, D9 भी नहीं दिखाता, D10 भी नहीं दिखाएगा, ये सब कोई नहीं दिखाएंगे। यही चीज देखो यहाँ पे लिख के रखी है कि आपके सामने जो यहाँ पे है, मतलब D2, D3 और D8, D9, D10, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये हमेशा हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। बट जो हमारा D4 एंड D7 है, ये हमारे रेंडर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में। ये हाई और लो दोनों दिखा सकते हैं। अब बाकी के जो थे उनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो मतलब CFT का भी यही हमारा लिमिटेशन बन गई, मतलब CFT में भी हम लोग हाई और लो स्पिन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कुछ ऑर्बिट्स में, सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि D4 से लेकर D7 तक, समझ गया। तो ये सारी चीजें ऐसे CFT में हमारी लिमिटेशन आ गई। अब क्या करोगे? तो लिमिटेशन तो रहेंगे यार, दुनिया में लिमिटेशन है, तभी तो हमें पढ़ने में मजा आता है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली एक्सेप्ट करते जाओ और एग्जाम में लिख के आ जाना, ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। यहाँ से अब तक कभी एग्जाम में आया नहीं और आएगा भी नहीं। CFT वगैरह कभी कभी जल्दी आता नहीं है। वही VBT का जो हमने अभी देखा ना, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, वही वैल्यू आती है और कुछ नहीं आता। इतना आपको समझ के रखना है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हमको यही चीज समझनी है, इंपॉर्टेंट यही चीज हमको अभी समझनी है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं CFT को भी। अब CFT में भी फैक्टर भाई अफेक्ट करते हैं। देखो हमारा यहाँ पे ऑर्बिट्स क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था दो सेट में, एक Eg में एक T2G में। ऐसे नाम है उनके, याद कर लो ना यार, नाम को तो याद करना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। तो क्या इनके फैक्टर्स हैं? अब लिगेंड, जितना हमारा लिगेंड की स्ट्रेंथ रहेगी उतना ही इनका सेपरेशन होगा। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अच्छी बात है, अगर हमारा लिगेंड कमजोर है तो फिर हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत वीक हो गया है, समझ रहा है। ये पहला हमारा हो गया, मतलब लिगेंड के ऊपर हमारा यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट कर सकता है लिगेंड। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब देखो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि मेटल के ऊपर का चार्ज।
अब मेटल के ऊपर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, समझना। मान लो सोडियम के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या है कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो दिखाता है हायर पॉजिटिव चार्ज, दिखाता है एबल टू ड्रॉ लिगेंड्स क्लोजर टू इट, मतलब अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक लिगेंड इसके पास आ सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन अपना लिगेंड दे सकता है। समझ रहा है? मतलब अगर सोडियम प्लस है तो इसके पास Cl माइनस आराम से आ सकता है, एक ही आ सकता है। समझा? मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज वालों को जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। समझा? और हायर इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा वो ज्यादा शो करते हैं सेपरेशन बिटवीन T2G एंड Eg, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ पे जंप कर जाते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांजिशन हो जाता है। यही हमारे फैक्टर्स। चलो कलर के बारे में दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर है, इतना याद करना आपको। कलर याद करो, कलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कैसे पता करोगे? तो जो कलर होता है ना यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ये हमारे डी ऑर्बिट के स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि T2G और Eg के बीच में जो स्प्लिट्स होता है सेट्स में, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा देखो डेल्टा नॉट के बीच का एनर्जी है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अब कलर के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फंडा आपको पता होना चाहिए, ये हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ रखा है, डायोड वाले में, ठीक है, वहां पर भी। तो ये वेवलेंथ जो कलर का फंडा, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा उसका मोनोक्रोमेटिक कलर निकलता है, और जितना बेस्ट मोनोक्रोमेटिक कलर निकलेगा उसका कलराइजेशन उतना ही अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ, किसी भी विजुअल रीजन में ऐसे रहता है। तो अगर मान लो कोई भी आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो 3D सीरीज है T2G जो होता है ये ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा यहाँ पे कलर का सप्लीमेंट है यहाँ पे होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स में। तो बस यही होता है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कौन कितनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है, किसके पास कितना वेवलेंथ क्रिएट होता है, यही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कलर फॉर्मेशन में। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी का रिमूवल, एनर्जी जितना ज्यादा लॉस कर सकता है उतना उसका बेस्ट वेवलेंथ होता है, उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी उसके पास वही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है अच्छे से। ओके, फिलहाल आप यहां भी देख सकते हो, अगर कोई T2G से इलेक्ट्रॉन स्पिन होकर यहां पे गया तो मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस फॉर्म में रिलीज करता है? फोटोन के फॉर्म में, और ये फोटोन से हमारे कलर रिलीज करते हैं। तो T2G से Eg में जाएगा और Eg से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन क्या होता है? एक लाइट होती है, और लाइट का कुछ ना कुछ तो कलर रहता ही है, जैसा क्रोमेटिक लाइट रहेगी वैसा हमारा कलर होगा। फोटोन तो लाइट में ही होता है, हमने डुअल नेचर में भी पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 14 ऑफ द फिजिक्स, है ना। तो कितना मजेदार है ना, कोई कहे केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग है तो अलग नहीं होता, एक ही चीज होती है, कहीं ना कहीं एक बार ये आके मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो 520 नैनोमीटर का यहाँ पे जो ये हमारा ये है, अब देखो मैं तो फाउंड करने नहीं गया हूं, मैं कैलकुलेट करने नहीं गया, आपकी बुक में दिया तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो 520 नैनोमीटर का यहाँ पे वेवलेंथ, और इसके इतना केजी मोल का सप्लीमेंट्री करता है, कॉम्प्लीमेंट्री करता है हमारे कॉम्प्लेक्स इसका एनर्जी गैप का, ठीक है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, यानी कि डी यानी कि T2G से Eg में, दोनों तो डी ऑर्बिटल के ही पार्ट होते हैं। अब भाई चाहे Eg हो चाहे T2G हो, दोनों के दोनों डी ऑर्बिटल से ही बने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बीच में क्या होता है? सेपरेट होता है आगे पीछे। तो यही यहाँ पे क्या बना? डी ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना आपको समझना है। अब कोई भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ऐसे होता है, पहले इसको याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जल्दी से मतलब होता भी है और नहीं भी हो पाता है। अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थियरी यानी CFT की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग लिगेंड के फील्ड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिट हमारा क्या होगा, मतलब सेपरेट होगा या नहीं होगा, मतलब लिगेंड्स के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड इन्वायरमेंट के ऊपर। तो यही यहाँ पे इलस्ट्रेटेड है, आप अच्छे से देख लो, इस तरीके से यहाँ पे इसका थियरी है, ये स्ट्रक्चर है, जस्ट स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ेगा। सेंटर में मेटल, अगल बगल देखो ये लिगेंड्स हैं, है ना। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ये हमारा एक्सिस दिखा रहा है, ऐसे एक्सिस है ना, पता करने के लिए, तो ये सब आपको याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वही हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है, और उसके अगल बगल 4 ही लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड्स आर देयर, और इसीलिए यहाँ पे उल्टा होता है, Eg से लेके हम 2Tg तक जाते हैं, मतलब T2G तक जाते हैं, और इसकी बीच की जो एनर्जी है वो हमारी मतलब सेपरेशन एनर्जी कहलाती है, और उसके बाद से हमारे यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनता है, यानी Eg से T2G में इलेक्ट्रॉन्स उल्टा आते हैं टेट्राहेड्रल में, बिकॉज यहाँ पे 4 ही लिगेंड्स है। कितने लिगेंड होते हैं? 4 लिगेंड। बट इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल हम Eg से कहां पे जाते हैं? सॉरी T2G से कहां पे जाते हैं? T2G से Eg में जाते हैं। समझ गया? सेपरेशन होता है किसी भी हमारे बॉन्ड का, है ना, ऐसे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाता है, इनकी बीच की एनर्जी को हम डेल्टा नॉट से दिखाते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया।
टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी ई टी से दिखाते हैं और यहाँ पर भी देखो ई नॉट से हम लोग दिखा देते हैं, ऐसा डेल्टा मतलब हमारा डेल्टा नॉट से। तो बस आपको इसको समझ के रखना और कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं, बस सेपरेशन हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देख लो क्या है ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला भाई बायोलॉजी में देखो क्या है, तो बायोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं हमारी बॉडी में। आपको मालूम भी है कि हमारे बॉडी में जितना आयरन है उसमें से हम लोग करीबन 10 ग्राम की एक स्क्रू बना सकते हैं, इतना मेटल हमारे बॉडी में होता है आयरन। सोचो तो ये भाई खासियत होती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट या एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारा इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में खुद हमारे आयरन है, मैंने आपको बता दिया। तो ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इन मेडिसिन में देख लो, मेडिसिन में हमारा प्लेटिनम बहुत इस्तेमाल होता है। प्लेटिनम सिस्प्लैटिन आपने नाम सुना होगा, स्टार्टिंग में आपको बताया था, पता है ना प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला NH3Cl2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं EDTA की बात करूं तो जो हमारा ये EDTA है ये हमारे लीड पॉइजनिंग है ना, लेड पॉइजनिंग हमारा होता है ना यार बीमारी है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है EDTA का। ऐसे अगर मैं इस्तेमाल करूं एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो यार देखो मतलब वाटर हार्ड होता है, आपको मालूम है ना, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो हार्ड होता है। क्यों? उसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इंप्योरिटीज होती हैं। तो ये कितने अवेलेबल हैं ये पता करने के लिए भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल EDTA का मतलब कितना वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है। अगर ये आयंस रहते हैं ना गांव वगैरह के पानी में, यही हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, यही डिफाइन करते हैं हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो अगर EDTA जो रहता है ये लिगेंड ये पता करता है कि हमारा एस्टिमेट करता है हार्डनेस, मतलब जितना ज्यादा कैल्शियम जितना ज्यादा मैग्नीशियम वही बता देता है कि हाँ ये ज्यादा हार्ड है। और तो और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने चैप्टर नंबर 8 साइंस 1 क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है डिसोसिएट होके और किसी चीज को फर्निश करने में हेल्प करता है आयंस में। इसके ऊपर एक लेयरिंग लगाते हैं फॉर एग्जांपल लाइक नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में, क्लस्टर्स के फॉर्म में, और ये हमारी हेल्प करता है करोजन से, जंग से, इन सभी चीजों में, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं लाइक पोटेशियम, यहाँ पे AgCN, पोटेशियम यहाँ पे ऑरेट CN2, ऐसे इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ऊपर की एक लेयरिंग लगाना किसी भी मेटल में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है भाई, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तनों में, एल्यूमिनियम के जो होते हैं ना बर्तन, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एनोडाइजिंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी, तो इसमें भी हम लोग कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो ये सब VBT थियरी, CFT थियरी आपको एग्जाम में आ सकती है। CFT तो ज्यादा आने के चांस नहीं रहते हैं, बट VBT में से जो मैंने आपको उसके स्टेप्स और जो उसका हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक था वो स्टेप्स आपको बताया, उसको पढ़ के जाना। फिर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ लेना और लास्ट की एप्लीकेशन पढ़ लेना इस पार्ट में से, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना ही आएगा एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज से हमारा कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे नैनो केमिस्ट्री की तरफ, जो कि लास्ट वाला पार्ट रहेगा, उसके बाद हमारा पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किए हो, बेल आइकन को दबा लो फटाफट, और यहाँ पे अगर कांटेक्ट करना चाहो तो कर लो, इंस्टाग्राम में करना चाहो तो कांटेक्ट कर लो। तो मिलेंगे ऐसे ही और कभी किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।